गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आप सबका मैं श्रीनिवास तिवारी भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने आपको बल के बारे में बताया था, फोर्स के बारे में डिस्कस किए थे पिछले वाले वीडियो में। बल के मात्रक को बताया था, यह लेसन 5 है, बल तथा न्यूटन के गति विषयक नियम। आज हम लोग न्यूटन्स के गति विषयक नियम के बारे में चर्चा करेंगे, न्यूटन्स के नियम के बारे में। तो आज का हमारा हेडिंग है न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक नियम क्या है? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सर आइजर न्यूटन ने किसी वस्तु, यानी जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उससे संबंधित 3 नियम दिए थे, जिन्हें हम न्यूटन का गति विषयक नियम कहते हैं। कक्षा 9 में भी आप लोगों ने न्यूटन के गति विषयक नियम का अध्ययन किया है भौतिकी वाले भाग में। न्यूटन के गति विषयक 3 नियम हैं, यानी न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिया। तीनों नियमों में से प्रथम नियम आज हम हेडिंग डालेंगे, या जड़त्व का नियम। प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। सबसे पहला है प्रथम या जड़त्व का नियम। प्रथम या जड़त्व का नियम। प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। तो ये क्या है? पहला नियम क्या है? न्यूटन ने बताया कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है अथवा एक समान गति से गतिमान है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है अथवा एक समान गति से गतिमान है, तो वह अपनी अवस्था को बनाए रखेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। सपोज कीजिए कि ये डस्टर यहाँ पे रखा हुआ है। अब जब तक आप इसके ऊपर बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक ये डस्टर रखा रहेगा। यानी अगर ये मान लीजिए डस्टर सीधी रेखा में एक समान रूप से गति कर रहा है, यानी एक समान गति की अवस्था में है, ऐसे धीरे धीरे गति करते हुए जा रहा है। अब इस पर अगर बाहर से आप बल नहीं लगाएंगे तो ये गति करता रहेगा। यानी यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, अगर विराम अवस्था में है यानी रखी हुई है, स्थिर है, तो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही न्यूटन के गति विषयक का पहला नियम है और यही जड़त्व का भी नियम। यही जड़त्व का भी नियम है और यही न्यूटन के गति विषयक का प्रथम नियम है। यानी जड़त्व का नियम और न्यूटन के गति का प्रथम नियम दोनों एक हैं। तो क्या है? अगर कोई वस्तु गतिमान है अथवा विराम अवस्था में है तो वह अपनी अवस्था को बनाए रखेगी कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो इसके उदाहरण ये है कि जब कोई घोड़ा अचानक सरपट दौड़ना आरंभ करता है तो घुड़सवार के शरीर का ऊपरी भाग पीछे की ओर मुड़ता है। यानी मान लीजिए कि घोड़े पे कोई ये घोड़ा है,
ये घोड़ा है, अब घोड़े पे कोई बैठा हुआ है। अब ये घोड़ा अचानक दौड़ना प्रारंभ करेगा तो ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है पीछे की तरफ क्या होगा, झुक जाएगा। इधर की तरफ घोड़ा दौड़ते जाएगा, पीछे की ओर झुकता है। अब पीछे की ओर झुकता है, इसका कारण यह है कि उसके शरीर का जो निचला भाग होता है, यानी जो घोड़े को स्पर्श कर रहा है, ये कमर वाला निचला भाग जो होता है आगे को चलता है, परंतु ऊपरी भाग विराम की अवस्था के कारण, ये ऊपर वाला भाग जो होता है विराम की अवस्था के कारण पीछे ही रह जाता है। मान लीजिए सपोज करिए आप किसी बस में बैठे हुए हैं, बस खड़ी है, अचानक एकाएक होता क्या है कि बस चल देती है। तो जब बस अचानक एकाएक चलती है तो आपके शरीर का जो निचला हिस्सा होता है, यानी ऐसे अगर आप बैठे हैं तो ये जो निचला भाग होता है वो बस के साथ गतिमान हो जाता है, जबकि ऊपरी भाग यानी सर से ये सर वाला भाग ये क्या रहता है, विराम की अवस्था में बना रहता है, जिसके कारण आप पीछे की ओर क्या होता है, झुक जाते हैं। पीछे की ओर क्या होता है, झुक जाते हैं। ये न्यूटन के गति विषय के प्रथम नियम है, या आप जान लीजिए और सारे नियम हैं। जब पेड़ की शाखाएं हिलाई जाती हैं, जैसे मान लीजिए कि तेज हवा चलती है, या मान लीजिए किसी पेड़ को आप हिला रहे हैं, तो पेड़ से जो फल होते हैं वो टूट करके गिर जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि फल जो मान लीजिए तेज आप आम को, ऐसे आम के टहनी को आप तेजी से झकझोर रहे हैं, उसको आप हिला रहे हैं, तो जब आप हिलाएंगे तो आम जो होगा उसमें लगा हुआ टहनी में वो विराम की अवस्था में रहेगा और टहनियाँ गतिमान हो जाएंगी, जिसके फलस्वरूप आम टूट करके गिर जाएगा और टहनी आपकी लगी रहेगी। और आज एग्जाम्पल इसके सारे हैं कि जब हम किसी कंबल को, मान लीजिए कोई कंबल लिए आप, वो कंबल को ऐसे ऐसे झाड़ रहे हैं तो धूल के कण उससे अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि धूल के कण विराम अवस्था में बने रहते हैं और कंबल आपका क्या हो जाता है, गतिमान हो जाता है, जिसके कारण धूल के कण कंबल से निकलकर बाहर हो जाते हैं, जिसके कारण धूल के कण जो होते हैं वो कंबल से निकलकर बाहर हो जाते हैं। न्यूटन के गति विषयक नियम के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये तो विराम के बारे में हो गया। अब मान लीजिए हम यात्रा कर रहे होते हैं, आप मान लीजिए किसी बस में बैठे हैं या कार में, अब अचानक जब रुकती है बस, ये तो अभी तक जो हमने बताया जड़त्व के उदाहरण बताया, मतलब विराम वाला। अब गति वाले पोजीशन को कैसे आप समझेंगे कि जब कोई वस्तु गतिमान करती है तो वहाँ पे न्यूटन के प्रथम नियम का एग्जाम्पल क्या है। मान लीजिए कि किसी बस में आप बैठे हुए हैं, बस चल रही है, अचानक बस का चालक ब्रेक लगाता है। अचानक बस का चालक क्या लगाता है, ब्रेक लगाता है, और जब बस का चालक ब्रेक लगाता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण यह है कि जब बस चालक बस को रोकने के लिए ब्रेक लगाता है बस में, तो आपके शरीर का जो निचला हिस्सा होता है वो रुक जाता है, जबकि शरीर के ऊपर का जो भाग होता है, हमारे पैर विराम अवस्था में बने रहते हैं, इसलिए हम आगे की ओर बढ़ते। देखिए जो हमारे शरीर का ऊपरी भाग होता है, जब ब्रेक लगता है शरीर का ऊपरी भाग गति में बना रहता है, यानी ये जो ऊपर वाला भाग होता है वो पहले से जैसे गतिमान है वो गतिमान रहता है, और नीचे वाला हिस्सा क्या रहता है, विराम में आ जाता है, जिसके फलस्वरूप हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसे एकाएक जब ब्रेक लगाएंगे, या मोटरसाइकिल पे ही आप देख सकते हैं, अचानक अगर आप बैठे हैं, दो सवारी हैं, तो अगर आप आगे हैं, चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, पीछे वाला बैठा हुआ है, अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो पीछे वाला आपके ऊपर ऐसे गिर जाएगा। इसका कारण ये होता है उसके शरीर का निचला हिस्सा विराम में आ जाता है, जबकि ऊपरी क्या रहता है, गतिमान रहता है। देखिए जब आप इसको और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जब आप चलती हुई रेलगाड़ी, मान लीजिए कि रेलगाड़ी है, अब वो रेलगाड़ी प्लेटफार्म पे पहुंची, और जैसे ही रेलगाड़ी स्लो हुई, रुकने ही वाली है, रुकी नहीं है। अब बहुत लोगों की, आप लोगों ने अगर यात्रा किया होगा तो देखा होगा, बहुत लोगों की आदत होती है कि जब वो रेलवे स्टेशन पे यानी प्लेटफार्म पे ट्रेन पहुंचती है तो रुकने का वेट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे ही ट्रेन स्लोली हुई, धीरे धीरे गति करने लगी, वो तुरंत उतर जाते हैं। तो जब उतरते हैं तो आपने देखा होगा कि वो आगे की तरफ कुछ दूर तक दौड़ जाते हैं। कारण क्या होता है कि उतर के जब ज़मीन पे वो आते हैं तो उनके शरीर का निचला हिस्सा तो जो होता है वो जमीन के संपर्क में आने के कारण मतलब रुकना, स्थिर विराम अवस्था में आने लगता है, जबकि ऊपरी भाग क्या होता है, गतिमान रहता है, जिसके कारण वो
कुछ दूर तक आगे की ओर चले जाते हैं। तो ये न्यूटन के गति विषय के प्रथम यानी न्यूटन के प्रथम नियम यानी जड़त्व के नियम के कुछ उदाहरण थे। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन के दूसरे नियम के बारे में कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या है। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगला हेडिंग हमारा क्या रहेगा, न्यूटन का दूसरे नियम। द्वितीय नियम। तो दूसरा नियम क्या है, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो लगाए गए बल के समानुपाती होती है, यानी संवेग परिवर्तन की दर। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि संवेग क्या होता है। सबसे पहले आप जानेंगे कि संवेग क्या होता है। मोमेंटम, संवेग, संवेग को P से लिखते हैं और P बराबर होता है mv, ठीक है ना। तो मोमेंटम संवेग क्या होता है, सीधा सीधा आप जानेंगे कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, इसे P से लिखते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है मोमेंटम। संवेग क्या है, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग बोला जाता है और इसको P से डिनोट करते हैं यानी P से प्रदर्शित करते हैं। आप देखेंगे इसका मात्रक और दिमाग निकालेंगे। आप देखिए न्यूटन के गति विषय का दूसरा नियम क्या कहता है। तो न्यूटन के गति विषय देखिए, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से किसी वस्तु पर लगाए गए बल जो होता है वो संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है। संवेग ये dp बटे dt मतलब लिखा है संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर, इसको क्या कहेंगे हम, ये क्या है, तो संवेग परिवर्तन की दर। ये संवेग में परिवर्तन हो रहा है किसके साथ, समय के साथ, समय के साथ, और वो किसके समानुपाती होगा, लगाए गए बल के। अब इसके बारे में थोड़ा हम आपको बताते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये कोई वस्तु है और ये लुढ़कती जा रही है, ऐसे सीधे जा रही है, गति करती हुई जा रही है। इसकी यहाँ पे वेलोसिटी v है और इसका मास m। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, इधर से फोर्स लगाएंगे। तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, यानी इसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा, इसका वेग बढ़ जाएगा। और जब इसके वेग में वेलोसिटी में परिवर्तन होगा, इसका वेग बढ़ेगा। तो जब वेग में इसके परिवर्तन होगा तो आप जानते हैं कि इसके जो संवेग का मान है p/mv। जब देखिए b का मान ज्यादा होगा तो p का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी फोर्स आपने लगाया तो किसमें परिवर्तन हुआ, संवेग में परिवर्तन हुआ। और किसके साथ, समय के साथ। समय के साथ आपने बल लगाया, परिवर्तन किसमें हुआ, संवेग में, p में हुआ। पहले मान लीजिए इसका 10 था वेग, अब मान लीजिए 15 हो गया फोर्स लगाने के बाद, तो इसके मोमेंटम में चेंज हुआ, किसके साथ, समय के साथ। तो बहुत ही सिंपल, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार क्या है, तो इसको आप ध्यान से सुन लेंगे। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो लगाए गए बल के समानुपाती होती है, लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अब देखिए इधर, यहाँ से हम इसको कैसे आगे बढ़ सकते हैं। F बराबर, यहाँ पे समानुपाती चिन्ह हटाए तो एक कांस्टेंट आ गया, इससे बल का नियम अभी निकलेगा F बराबर m में। यहाँ पे देखिए d/dt और ये आपका हो जाएगा P के स्थान पे mv हो जाएगा। अब ये आपका क्या हो जाएगा, F = k, m को बाहर कर लेंगे आप, कांस्टेंट है, और ये आपका हो जाएगा dv/dt। अब आप जानते हैं ये क्या लिखा है, dv/dt वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर। और वेग परिवर्तन की दर को आप क्या कहते हैं, a बराबर होता है dv/dt, या इसको आप लिख सकते हैं ΔV/Δt, यानी वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ पे dv/dt के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, kma। अब ये आपका सदिश है, ये सदिश है, लिखो या F = 1 न्यूटन, यानी यह
बराबर 1 न्यूटन का बल लग रहा है। अब देखिए m बराबर वस्तु का मास 1 किलोग्राम है और a इक्वल टू है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको k इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो जब a आपको 1 मिल जाएगा तो f बराबर क्या मिल जाएगा, ma। यही न्यूटन का दूसरा नियम है, f बराबर ma। तो न्यूटन का दूसरा नियम हमको प्राप्त हुआ f बराबर m में। इससे ये ज्ञात है, देखिए यहाँ पे f प्रोपोर्शनल टू m यानी f प्रोपोर्शनल टू a, इसका मतलब है m का मान प्राप्त किया जा सकता है दूसरे नियम से। और साथ ही साथ अगर a और m का मान बढ़ेगा तो m का मान भी बढ़ेगा, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण बढ़ने पर उसका बल भी बढ़ेगा, यानी संवेग में होने वाला परिवर्तन बल के समानुपाती होता है। किसी वस्तु के संवेग में होने वाला परिवर्तन जो होता है वो बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब आगे हम बात करेंगे न्यूटन के तीसरे नियम की। किसकी बात करेंगे हम, न्यूटन के तीसरे नियम की बात करेंगे। तो न्यूटन के तीसरे नियम की बात हम करने जा रहे हैं। तो तीसरा नियम, इसको हम रख कर रहे हैं। देखिए न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, थर्ड तृतीय नियम। इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तीसरे नियम को हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है या क्रिया और प्रतिक्रिया समान और विपरीत होती है। न्यूटन के जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यानी किसी वस्तु पर जो आप बल लगाएंगे उसको क्रिया कहेंगे और वह वस्तु जो आपके ऊपर लगाएगी उसको आप क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया कहेंगे। अब देखिए न्यूटन के तीसरे नियम को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो न्यूटन का तीसरा नियम कैसे है, मान लीजिए सपोज करिए उसको हमने क्या मान लिया, F2 मान लिया। अब ये हथेली भी मेरी ऊपर की ओर एक फोर्स लगा लीजिए जिसको हम क्या मान लेंगे, F1 मान लेंगे। जिसको हम क्या मान लेंगे, F1 मान लेंगे। तो जब हम इसको F1 मान लेंगे तो अब हम क्या लिख देंगे, इसको जो नीचे की तरफ बल लग रहा है यानी F1 बराबर हो जाएगा -F2। देखिए दोनों बल बराबर हैं संतुलन की स्थिति में, लेकिन ये एक इस दिशा में है एक इस दिशा में, यानी एक को हम ऋण ले लेंगे और दूसरे को हम क्या ले लेंगे, धन ले लेंगे। इसी को हम न्यूटन के गति विषय का तीसरा नियम कहते हैं। ये न्यूटन के गति विषय का थर्ड नियम। तो ये न्यूटन के गति विषय के तीसरे नियम की बात हो रही थी। तो न्यूटन के गति विषय का तीसरा नियम क्या है, तो एक बार पुनः हम आपको बता रहे हैं कि जैसे जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो आपके द्वारा लगाए गए बल को क्रिया कहते हैं और वस्तु जो आपके ऊपर बल लगाती है उसको हम प्रतिक्रिया कहते हैं। इसे न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तो इसको हम समझने के लिए हम मान सकते हैं कि माना कि कोई टेबल है, एक बार बताया है कि फिर से बता देते हैं कि माना कि ये कोई टेबल है, क्या है, टेबल है। और टेबल ये क्या है, मेज है। और यहाँ पे क्या रखी हुई है, एक पुस्तक रखी हुई है, किताब रखी हुई है, ये पुस्तक रखी हुई है। तो ये पुस्तक नीचे की ओर जो बल लगा रही है इसको F1 मान लीजिए और जो ऊपर की तरफ लग रहा है इसको क्या मान लीजिए, F2। जैसे जब इस पुस्तक को मान लीजिए कि ये डस्टर किताब है, हथेली पर रखी है, तो जब रखेंगे तो ये किताब नीचे की ओर बल लगाएगी मेज पर और मेज क्या करेगी, ऊपर की ओर बल लगाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F1 बराबर -F2, यानी F1 नीचे की तरफ लग रहा है, F2 ऊपर की तरफ लग रहा है, दिशा विपरीत है, दोनों के बल का परिमाण क्या है, बराबर है। अब देखिए न्यूटन के तीसरे नियम के अर्थ को हम क्रिया प्रतिक्रिया, जिसे तृतीय नियम बलयुग्म कहते हैं। और इसमें सीधी सी बात यह है कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाएगी। हमारे द्वारा लगाए गए बल को क्रिया और वस्तु के द्वारा लगाए गए बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यदि हम पुस्तक और मेज के बीच पारस्परिक क्रिया लें तो मेज का पुस्तक पर लग रहा बल, मेज का पुस्तक पर लग रहा बल तथा मेज द्वारा पुस्तक पर लग रहा बल, मेज का पुस्तक पर लग रहा बल तथा पुस्तक द्वारा मेज पर लग रहा है बल को हम क्रिया
प्रतिक्रिया के बल का बलयुग्म कहते हैं। तो ये न्यूटन के तीसरे नियम के लिए कुछ न्यूटन के तीसरे नियम के लिए कुछ उदाहरण है, क्रिया और प्रतिक्रिया के बलों के उदाहरण। तो देखिए, जब बल्ला गेंद से टकराता है तो बल्ला गेंद पर भारी बल लगाता है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार बल्ले पर प्रतिक्रिया बल लगती है जो सामान्य परिमाण का और विपरीत दिशा में होता है। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे बैट लेके खड़े हैं, गेंद आ रही है, तो जब बैट से टकराएगी तो आप इस तरफ गेंद को मारेंगे, तो जितना बल गेंद बैट पे लगाएगी उतना ही बल बैट गेंद पे भी लगाएगा। और इसका है, किसी जमे हुए तालाब के मध्य में पूर्ण रूप से घर्षण रहित बर्फ पर विराम अवस्था में बैठा व्यक्ति चलकर किनारे पर नहीं आ सकता, क्योंकि घर्षण नहीं है, परंतु वह जिस दिशा में किनारे पर जाना चाहता है उसके विपरीत दिशा में बलपूर्वक कोई वस्तु फेंक कर पहुंच सकता है। इस बल की प्रक्रिया से उसे गति मिलती है। क्योंकि बर्फ पूर्ण रूप से घर्षण रहित है, इसलिए व्यक्ति तभी रुकेगा जब वह किनारे पर पहुंच जाएगा। जब हम अगला एग्जाम्पल और सुन लीजिए। जब हम दीवार में लगी कील से बने किसी रस्सी को अपने हाथ से खींचते हैं तो हाथ द्वारा रस्सी पर लगाया गया बल क्रिया है और रस्सी द्वारा हाथ पर लगाया गया बल प्रतिक्रिया बल है। तो ये सब न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के उदाहरण थे। अब अगले टॉपिक पे हम लोग संवेग, आवेग, इन सब हेडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आप देखिएगा, अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद, शुभ दिन।